आज की कहानी के ऊपर क्राइम और क्राइम की दुनिया में बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। सिर्फ बुरी चीज़ें नहीं, अच्छी चीज़ें भी, और उससे इंसान बच भी सकता है। आज की जो कहानी है उसकी नसीहत ये है कि हम कब किससे मिलते हैं, कितना करीब होते हैं, घुलते मिलते हैं। चाहे मैं किसी के घर में किराएदार के तौर पे रहता हूँ या फिर कोई मेरे घर पे किराएदार के तौर पर रहता है, मेरा पड़ोसी कौन है, मिलने जुलने वाले दोस्त यार रिश्तेदार, कभी भी बहुत सारी चीज़ें उनके सामने आप अपने राज एक तो डिस्क्लोज़ ना करें, आप बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें, ख़ास तौर पर बच्चों को लेकर, पैसों को लेकर। क्योंकि कई बार ऐसे बहुत सारे क्राइम हुए हैं जब पता चला कि किसी को पता चल गया कि इनके घर में पैसे हैं, इन्होंने कोई प्रॉपर्टी बेची है, पता चला कि कोई एफडी टूटी है या कुछ और कहीं से पैसे आए, फसल अच्छे हुए उन्होंने बेचा, उसके पैसे आ गए। तो ऐसे वक्त में या बैंक से आपने पैसे निकाले हैं किसी काम के लिए, कोई घर में शादी होने वाली हो उसके लिए शॉपिंग करनी है, तो ये सारी चीज़ें अगर एक से दो, दो से तीन, चार, पाँच लोगों के कानों तक पहुंचती है तो फिर ख़तरा बरकरार रहता है। तो इसीलिए भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। कई बार लगता है नहीं अपने हैं, बहुत करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, अब वहीं हम मार खा जाते हैं क्योंकि वो भी धोखा दे जाते हैं। आज की कहानी करीब 13 साल पुरानी कहानी है। नेपाल की कहानी। अपने क्राइम तक फैमिली मेंबर बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में कहा भी कि नेपाल की कहानियाँ नहीं सुनाते हैं। तो नेपाल की ये कहानी है और नेपाल के इतिहास की शायद सबसे बड़ी खूनी कहानी है। इंडिविजुअल अगर क्राइम देखें, वहाँ की राजशाही फैमिली को साइड कर दें जिनका कत्लेआम हुआ था तो, और ये वो कहानी है जिसको लेकर पूरे नेपाल में बहुत गुस्सा था। ख़ासतौर पर वहाँ के स्कूल कॉलेजों में कई दिनों तक धरना प्रदर्शन हुआ और यहाँ तक कि जो इस क्राइम में शामिल थे उनकी जान को ख़तरा था। पुलिस को उनको सेव करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लोग हाथों हाथ इंसाफ चाहते थे कि मार डालें। कहानी 2009 की है, लेकिन इसकी शुरुआत उससे पहले ही हो जाती है। एक शख्स जिसका नाम बीरेन प्रधान, ये अपना एक सरनेम श्रेष्ठा भी लगाता था, इंडिया का रहने वाला, दार्जिलिंग का, दार्जिलिंग में रहता था, लेकिन बीच में फिर काम वाम के सिलसिले में करीब 20 साल पहले ये काठमांडू पहुंचता है। पैसे से ठीक ठाक, अच्छा खासा पढ़ा लिखा, वहाँ के एक कॉलेज में ये साइंस का टीचर बन जाता है और बच्चों को साइंस पढ़ाता है। एक टीचर यानी एक गुरु, एक उस्ताद जिसका दर्जा है। तो वहाँ पे फिर रहने के बाद पैसे वैसे थे ही, इसने अपना घर वर भी बनाया। इस घर में इसने कुछ ज़्यादा स्पेस था तो किराएदार भी रखा। तो उसी किराएदारों में एक फैमिली आई, श्रेष्ठा फैमिली, जिसमें हस्बैंड वाइफ थी, राधा उनके हस्बैंड, और उनकी एक बेटी थी जो स्कूल में पढ़ रही थी तब। उसका नाम था खयाती श्रीवास्तव। खयाती श्रीवास्तव इस बीरेन प्रधान के घर पे माँ बाप के साथ किराए पे रहती थी। पढ़ने लिखने में तेज़ थी और उसके बाद उसने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया 10वीं का, फिर 12वीं वहाँ पे कॉलेज है तो वहाँ पे जाने लगी। लेकिन इसी दौरान में ये हुआ कि बीरेन प्रधान ने उसको कहीं और शिफ्ट होना था और उसने ये घर बेच दिया और उसने दूसरी जगह घर ले ली। तो जब घर बेचा तो किराएदारों को भी घर खाली करना पड़ा। तो खयाती श्रेष्ठा के माँ बाप ने भी घर खाली कर दिया और तब इसके बाद ये लोग बीरत नगर है वहाँ चले गए थे, वहीं रह रहे थे। बीरत नगर में ही रहते थे। बीरेन प्रधान कहीं और रहने लगा काठमांडू में। वक्त बीतता गया। इसी दौरान में अब कॉलेज में पहुँचने वाली थी खयाती श्रेष्ठ। उम्र हो गई थी उसकी 19 साल। पढ़ने में बहुत होशियार थी। उसकी हायर स्टडी के लिए घर वालों को, उसके माँ बाप को लगा कि इसे अब काठमांडू, बड़े शहर, नेपाल की राजधानी, वहाँ ले चलना चाहिए। जो हर माँ बाप होते हैं, अगर छोटी जगहों पे पढ़ाई करते हैं हम तो अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल की चाहत में फिर हम शहरों का रुख करते हैं जहाँ पे अच्छे नामी स्कूल होते हैं ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। तो खयाती श्रेष्ठा के माँ बाप भी अपनी बेटी के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए बीरत नगर से काठमांडू पहुँच जाते हैं। काठमांडू में वो अपना एक किराए का घर लेकर रहने लगते हैं और बेटी को वहाँ एक जुबलिएंट कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर है, वहाँ उसका दाखिला करा देते हैं। अब वो 12th ग्रेड में पहुँच चुकी थी खयाती। उम्र हो गई थी 19 साल। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी दौरान 5 जून 2009, 5 जून 2009 की तारीख आती है। सुबह करीब 8 बजे खयाती को एक फ़ोन पे मैसेज आता है, 8 बजे, और उसमें मैसेज में ये कहा गया था कि एक वुमेन मैगज़ीन है, महिलाओं की मैगज़ीन है,
और उसने रैंडम कुछ चीज़ें की, उसमें एक तुम्हारा लकी ड्रॉ में नाम निकला है, जिसमें 20,000 नेपाली रुपीज़ और पोखरा, वहाँ का एक टूरिस्ट प्लेस है, बहुत खूबसूरत है, तो वहाँ जाने का टिकट इनाम में तुम्हें मिलेगा। अब ये सुनकर ख़याती बहुत खुश हो गई कि उसे इनाम मिला, हैरान भी थी कि पता नहीं कैसे मिला, लेकिन ये था कि वीमेन मैगज़ीन ने अचानक ये इनाम डिक्लेयर किया और उसमें उसका नाम है। तो एक अननोन लड़की, अनजान लड़की का कॉल आया था फ़ोन पे इस वीमेन मैगज़ीन के बिहाफ पर, और उससे कहा गया कि आप अपने पैसे और अपने टिकट पोखरा के लिए कलेक्ट करने के लिए दोपहर 1 बजे तक इस बताए हुए पते पर पहुंच जाइए। ख़याती श्रेष्ठा खुश अपने माँ बाप को बताती है, माँ बाप भी खुश कि 20,000 रुपये ऊपर से पोखरा का रिटर्न टिकट, तो वो सारे खुश हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जाओ। अब लेकिन वो जाए कैसे, माँ को भी काम था, तो वो अपना एक डोमेस्टिक उनके हेल्प जो काम करता था, घरेलू नौकर राम, उसको कहते हैं कि तुम ख़याती के साथ चली जाओ और उसको वहाँ तक छोड़ दो। ये लोग वहाँ से निकलते हैं और करीब 1 बजे दोपहर को पहुँच जाते हैं जिस जगह पे बताया गया था। और वो जगह जो बताई गई थी वो ये थी, एक पुताली सड़क है जो काठमांडू में, तो वहाँ पे मिलना था। राम ख़याती श्रेष्ठा को वहाँ पर जाकर छोड़ देता है और उसके बाद वो वहाँ से वापस आ जाता है। अब वहाँ पे उसे एक लड़की मिलती है, वो लड़की उसे कहती है कि मैं उस वीमेन मैगज़ीन की तरफ से हैं और चलिए आपको आपका इनाम, पैसे, टिकट मिलते हैं, जो भी एक फॉर्मेलिटीज़ फॉर्म भरना है। अब वो ख़याती श्रेष्ठा को अपने साथ ले जाती है थोड़ी दूर पर एक अपार्टमेंट में, एक घर में। जब वो घर में दाखिल होती है ख़याती, तो चौंक जाती है उस घर में एक शख्स को देखकर। ब्रेन प्रधान उसके सामने बैठा था, उसका पुराना लैंडलॉर्ड। चूँकि वो जानती थी कि हम इनके घर में किराए पे रहते थे, दोनों की अच्छी जान पहचान थी, वो उसे अंकल पुकारती है। फिर वो भी चौंकती है, आप यहाँ कैसे? तो कहती है मैं ऐसे ऐसे आई हूँ, एक लॉटरी निकली है। तो कहता कोई बात नहीं, तुम जाओ लेकिन एक कोल्ड ड्रिंक पीते जाओ। अब वो चूँकि अंकल उसके घर में रही, वो 2-3 साल किराएदार के तौर पर, और बड़े अच्छे रिश्ते थे उनके माँ बाप के साथ भी, तो ख़याती कोल्ड ड्रिंक पी लेती है, इस बात से अनजान कि इस कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिली हुई थी। कोल्ड ड्रिंक पीते हुए वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद ख़याती की कोई खबर नहीं आती। शाम हो जाती है, शाम तक कुछ पता नहीं, माँ बाप इधर परेशान है, 1 बजे गई अभी तक लौटी नहीं, उन्हें अभी कुछ समझ ही में नहीं आ रहा कि क्या करें, कहाँ जाएं। इसी दौरान शाम को ही ख़याती के फादर के मोबाइल पे एक मैसेज आता है और कहा जाता है कि आपकी बेटी को हमने किडनैप कर लिया है और हमें फिरौती में 10 लाख नेपाली रुपीस चाहिए, 1 मिलियन। ख़याती के पिता इस मैसेज को पढ़कर परेशान हो जाते हैं। उसमें धमकी भी थी कि अगर आपने किसी को खबर की तो फिर आप ख़याती को कभी ज़िंदा नहीं देखेंगे। वो अपनी पत्नी से, राधा से इस बारे में बताते हैं। दोनों माँ बाप अब रोने लगते हैं, परेशान हैं। उन्हें इस बात का भी डर है, इकलौती बेटी है, कि अगर कहीं पुलिस के पास गए तो मालूम नहीं वो ज़िंदा लौटेगी कि नहीं लौटेगी। और वैसे भी उन्होंने ऐसी किडनैपिंग और बाकी चीज़ों की बहुत सारी कहानियाँ पढ़ रखी थी, कहीं न्यूज़ में देख रखे थे। उन्हें ये भी पता था कि किडनैपिंग में सबसे ज़्यादा खतरा होता है जिसको किडनैप किया जाता है। पकड़े जाने के डर से किडनैपर सबसे पहले उसे मार डालता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने तय किया कि पुलिस के पास नहीं जाएंगे, ना पुलिस को कुछ जानकारी देंगे। 10 लाख रुपए का इंतज़ाम करके रखते हैं। मैसेज में ये भी था कि हम आपको आगे बताएंगे क्या करना है। पुलिस को खबर करते नहीं, रात हो जाती है। अगले दिन सुबह फिर मैसेज आता है और उनसे कहा जाता है कि आप पैसे लेकर वहाँ पे एक जगह है बुटवाल, वहाँ पहुँची। अब ये तैयारी कर रहे थे। जब ये बुटवाल पहुँचते हैं तभी उनके पास फिर मैसेज आता है कि आप बुटवाल नहीं, चितवन पहुँचिए। अब ये चितवन पहुँच गए। जब चितवन पहुँचे तो फिर उन्हें एक मैसेज आया कि नहीं, आप सुनौली पहुँचिए। अब ये चौथी जगह सुनौली पहुँचे 10 लाख रुपए लेकर। अच्छा, इस मैसेज में एक और चीज़ थी कि पिता नहीं आएंगे रैंसम लेकर, माँ को बुलाया था, यानी राधा को, ख़याती की माँ को। अब माँ अकेले कैसे जाए 10 लाख रुपए लेकर, तो उन्होंने अपने उसी नौकर राम को साथ ले लिया। ये वही राम जिसने 5 जून को ख़याती को 1 बजे उस बस स्टॉप पर छोड़ा था जहाँ के बाद से वो गायब हो गई थी। तो अब राधा राम को लेकर जगह जगह भटक रही हैं। वो जिस जगह पे बताता वहाँ पहुँचती पैसे लेकर, बट मैसेज आ जाता फिर अगली जगह। तो अब तक बुटवल, उसके बाद फिर चितवन, फिर सुनौली। सुनौली के बाद कहा गया नहीं, आप दार्जिलिंग आइए। अब वो नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान में दाखिल होते हैं, दार्जिलिंग पहुँच जाते हैं।
लेकिन दार्जिलिंग पहुंचने के बाद फिर उनको एक मैसेज आता है कि नहीं, अब आप काकरभिट्टा पहुंचिए। अब ये काकरभिट्टा पहुंचते हैं। काकरभिट्टा जब पहुंचते हैं राम के साथ, तो उन्हें एक होटल का पता दिया जाता है कि आप वहाँ पहुँचिए, वहीं हमारा आदमी मिलेगा। राधा होटल पहुँचती है। इत्तेफाक से उसी होटल में अचानक उनकी नज़र बीरेन प्रधान पर पड़ती है। वो सोचती हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन उस वक्त परेशान अपनी बेटी की फ़िक्र में पैसे लेकर आई हैं और क्या करें। तो उन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं, हो सकता है कोई काम हो। थोड़ी देर के बाद मैसेज आया कि राम को पैसे लेकर आप होटल के एक ख़ास इलाके है वहाँ पे भेज दीजिए, आप मत आइएगा। अब राम पैसे लेकर जाता है और राम को एक शख्स मिलता है, उससे वो बैग लेता है और बैग लेकर चला जाता है। राम उस शख्स को पहचान गया था। उसका नाम था बीरेन प्रधान, वही जो उस होटल में दिखा था, वही जो ख्याति का पुराना लैंडलॉर्ड था। लेकिन वो आनन फानन में पैसे लेके वहाँ से निकल गया। राम लौटता है। अब उसके बाद ये उम्मीद थी कि पैसे मिल गए, बेटी लौट आएगी। दोनों वापस काठमांडू लौट आते हैं और अब इंतज़ार कर रहे होते हैं। शाम हो गई, रात हो गई, अगला दिन आ गया, बेटी नहीं मिली। पैसे दे दिए, अब मैसेज भी बंद। जिस नंबर से मैसेज आ रहे वो मोबाइल भी बंद। अब परेशान क्या करें, दिल में अजीब अजीब सी बातें आ रही हैं, अजीब अजीब से खौफ आ रहे हैं, सोच आ रही है कि पता नहीं क्या होगा। पर इंतज़ार भी कर रहे हैं, कि डर भी रहे हैं कि पुलिस तक जाएं और कहीं उनकी बच्ची को कुछ कर ना दें। लेकिन इंतज़ार लंबा हो गया, बेटी लौटी नहीं, पैसे दे चुके थे। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मजबूरन माँ बाप आखिरकार अब पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं और फिर पूरी कहानी सुना देते हैं। 5 जून से लेकर उस मैसेज, उस रैंसम, सबकी पुलिस उनसे सारी जानकारी लेती है। कोई दुश्मनी ये सब पूछती है तो बताते हैं नहीं। इसके बाद माँ से कहा जाता है अब आपसे कुछ ऐसी चीज़ जो आपको लगे। तब माँ बताती है पुलिस को कि हाँ, एक अजीब चीज़ थी। जिस होटल में रैंसम के लिए बुलाया गया था, वहाँ मुझे मेरे पुराने लैंडलॉर्ड दिखाई दिए थे, बीरेन प्रधान। हालांकि वो मेरे पास नहीं आए, बात नहीं कि हमारा आई टू आई कॉन्टेक्ट भी हुआ था, बट मुझे अजीब लगा। अब पुलिस को लगा कि ये क्या, काठमांडू का रहने वाला ये शख्स वहाँ क्या कर रहा है। पुलिस ने फ़ौरन बीरेन प्रधान के बारे में जानकारी हासिल करनी शुरू की। पता चला वो घर पे नहीं है। फिर उसके बारे में पूरी जानकारी निकाली तो पता चला 20 साल पहले वो यहाँ आया था, दार्जिलिंग का रहने वाला है। आखिरकार पुलिस उसके पीछे पूरी टीम लगा दी गई, पर वो हाथ नहीं आ रहा है। दिन बीतते जा रहे हैं। इस दौरान में पुलिस को अलग अलग इलाकों से कुछ इंसानी लाशों के टुकड़े मिलते हैं और ये टुकड़े काठमांडू से दूरी पर, कोई 17 किलोमीटर दूर एक जगह एक हाथ के 2 टुकड़े मिलते हैं, पैर के 3 टुकड़े मिलते हैं और ये सारे टुकड़े पुलिस समेटती रहती है। इधर अभी तक ख्याति का कुछ पता नहीं है, लेकिन इस कड़ियों को जोड़ नहीं रही है और जिस लोकल पुलिस में ये टुकड़े मिल रहे हैं वो उसको उठा कर रख रहे हैं कि किसी क्राइम केस में काम आएगा, तो सहेज कर उसके फ़ोटो और सारी चीज़ें रख रहे हैं। फिर करीब 15 दिन बीत जाता है। कुछ राहगीर पुलिस को खबर देते हैं एक इंसानी सर मिलता है जो बुरी तरह से डिकम्पोज हो गया था, सड़ गल चुका था। पुलिस उस सर को भी उठा कर रख लेती है और ये सारे अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन में। लेकिन नेपाल की पुलिस ने एक अच्छा काम किया कि उन सारे टुकड़ों को, अलग अलग लाश के हिस्से को उन्होंने सहेज कर रखा मुर्दा घर में, कि शायद आगे चलकर किसी क्राइम के केस से इसका कोई वास्ता निकल आए। इधर पुलिस लगातार बीरेन को ढूंढ रही है। ढूंढते ढूंढते आखिरकार मुखबिरों की खबर पर बीरेन प्रधान पकड़ा जाता है। पकड़े जाने के बाद बीरेन प्रधान है, अपना निकनेम श्रेष्ठा भी लिखता है, उससे पुलिस पूछताछ करती है। पहले तो वो सब कुछ मना करता है, लेकिन वो इन बातों का जवाब नहीं दे पाता कि उस होटल में क्या कर रहा था जिस होटल में रैंसम दिया जाना था। आखिर नेपाली पुलिस, वहाँ की क्राइम ब्रांच, उससे सख्ती से पूछताछ करती है। पूछताछ के बाद फिर सारी कहानी सामने आती है। कहानी ये थी कि बीरेन प्रधान ठीक ठाक पैसे वाला था, साइंस का टीचर था, स्कूल में पढ़ाता था। इस दौरान उसने अपना घर बनाया, घर में किराएदार रखा। ख्याति श्रेष्ठा के परिवार वाले भी उसके घर में किराए पे रहे, इससे उनकी जान पहचान थी। फिर बाद में उसने घर बेच दिया, लेकिन उसे जुए की लत लग गई। वो काठमांडू के कैसीनो में खूब जुआ खेलता और खूब हारता। इतना हारने लगा कि उसके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता गया, यहाँ तक कि फिर वो किराए के घर में चला गया। अब उसे लगा कि इस कर्ज के बोझ से कैसे निकलें, किराए के घर से वापस फिर अपना घर कैसे हो।
तब उसे ये ख्याल आया कि कुछ क्राइम करना है, कम वक्त में पैसे कमाने हैं। इसी दौरान इस वारदात से यानी 5 जून से पहले 1 जून को उसे पता चला कि खयाती श्रेष्ठा के माँ बाप खयाती को लेकर काठमांडू में आए और यहाँ पे एक इलाके में रह रहे हैं। और वो 1 जून को उनके घर गया और उस घर में जाने के बाद उसे ये पता चला कि यहाँ पर उसको लेकर आए हायर स्टडी के लिए। इसके बाद उनका इरादा खयाती को, चूँकि पढ़ने में तेज़ है, नेपाल से विदेश भेजना है पढ़ाई के लिए। और उस पढ़ाई के लिए खयाती को भेजने के लिए, उसके एडमिशन के लिए, हॉस्टल के लिए उन्होंने अपनी कुछ जायदाद बेच दी अपनी बच्ची के लिए और उस पैसे को लेकर आए। और जैसे ही उनका सारा एडमिशन हो जाएगा वो फीस के तौर पर जमा कर देंगे और उनकी बेटी विदेश पढ़ने चली जाएगी। बातचीत, चूँकि एक मकान मालिक था, घर वालों ने ये शेयर कर लिया, उससे साझा कर लिया अपनी पूरी प्लानिंग कि अब इसे भेजना है। उसने पूछा इतने पैसे लगेंगे बहुत ज़्यादा, उसने कहा हमने भेज दिया है। और यही सोच कर आई हूँ कि काठमांडू में और भी बहुत सारे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों को बाहर भेजने के लिए काम करती है, काउंसलर हैं जिनसे हम मिले हैं, तो जितने पैसे हैं हम लेकर आए। तो इस बातचीत के दौरान बीरेन प्रधान को यह एहसास हो गया कि इनके पास पैसे हैं, अब उस पैसे को कैसे अपना बनाया जाए। उसे लगा घर में घुसकर डाका डालना खतरे से खाली है। तब उसके दिमाग में आया कि क्यों ना खयाती को किडनैप कर लें और बदले में रैनसम मांगे, और यही उसने किया। अब अफसोस की बात है कि इस प्लान में, इस साजिश में उसने एक और स्टूडेंट को शामिल किया गया। उसका नाम था मेरीना शाक्या, एक 18-19 साल की ये भी लड़की। और जिस स्कूल में ये पढ़ाता था बीरेन, वहाँ ये पढ़ती थी। उसने उसको पैसे के लालच दिया और उसने कहा कि तुम एक काम करो, हम लोग पैसे कमाएंगे, तुम्हें सिर्फ फ़ोन करना है खयाती को कि तुम्हारी एक लॉटरी निकली है 20,000 रुपये और पोखरा का रिटर्न टिकट एक वीमेन मैगजीन की तरफ से, और तुम्हें यहाँ आना, कलेक्ट करना है और तुम उसे बुलाओ घर से इस बस स्टॉप तक। मेरीना ने वही किया। मेरीना ने ही फ़ोन किया था कि आपको इनाम मिला है, और मेरीना ही उसको लेकर बीरेन के घर तक गई थी। घर पे जाने के बाद मेरीना वहाँ से निकल गई। मेरीना को नहीं मालूम था कि ये कत्ल हुआ है। उसके जाने के बाद बीरेन ऑलरेडी चूँकि कोल्ड ड्रिंक में उसे बेहोशी की दवा पिला चुका था, खयाती बेहोश थी, उसने उसका गला घोटा। गला घोटने के बाद उसने उसके जिस्म के टुकड़े किए, हाथ के 2 टुकड़े, पैर के 3 टुकड़े, सर अलग। और फिर इन तमाम टुकड़ों को उसने काठमांडू के इर्द गिर्द 17 से 20 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग नदियों और जंगलों में जाकर फेंका। हाथ का टुकड़ा अगर उसने ईस्ट में फेंका तो पैर का वेस्ट में फेंका, सर कहीं और फेंका, ताकि पुलिस इन टुकड़ों को समेटते समेटते परेशान हो जाए और इन टुकड़ों को मिला भी ले तो इस लाश की पहचान न कर पाए और पुलिस को वो उलझा सके। इसीलिए इस किडनैपिंग के बाद, बेहोश होने के बाद अगले 1 घंटे में बीरेन ने खयाती का कत्ल कर दिया था। और कत्ल करने के करीब 4-5 घंटे बाद जब उसने उसकी बॉडी को अलग अलग टुकड़ों में रख दिया, तब उसने पहला मैसेज किया था रैनसम के लिए, फिरौती के लिए। यानी जो जिंदा नहीं थी उसकी वापसी के लिए वो 10 लाख रुपए मांग रहा था। कत्ल करने के बाद उसने फिरौती मांगी थी और माँ बाप को ये पता नहीं था। उसके इस्तक़बाल जुर्म के बाद इधर जब ये पता चला इसकी पूरी कारस्तानी और जिस तरीके से खयाती को बेदर्दी से मारा गया, पूरे काठमांडू और नेपाल में गुस्सा था लोगों में, ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के बीच में, स्कूल और कॉलेज में। और हर एक कोई बीरेन प्रधान और मेरीना शाक्या को हाथों हाथ इनका फ़ैसला करने की मांग कर रहा था, इन्हें सज़ाए मौत देने की मांग कर रहा था। इनके ऊपर कोर्ट लाते ले जाते हमले भी हुए। फिर इन दोनों को उसी जेल में रखा गया, बल्कि इसको बीरेन को, जिस जेल में चार्ल्स शोभराज बंद है। इसके बाद अदालत ने भी आनन फानन में वहाँ साल भर के अंदर मुकदमे का फ़ैसला सुनाया। बीरेन प्रधान श्रेष्ठा को खयाती के कत्ल, किडनैपिंग के लिए 39 साल 39 ईयर्स इन प्रिजन जेल की सज़ा सुनाई। जबकि मेरीना शाक्या ने कहा कि मुझे धमकी दी थी बीरेन ने अपना मुंह बंद करने के लिए, इसलिए मैं कुछ नहीं, मतलब परेशान थी, मजबूर थी और मुझे इस कत्ल के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन अदालत ने उसकी भी इन दलीलों को हल्के में नहीं लिया और कहा कि नहीं, तुम बहुत बड़े जुर्म की एक हिस्सेदार रही हो। और इस 19 साल की उम्र में भी शाक्या को अदालत ने 20 साल कैद की सज़ा सुनाई। तो 20 साल
और उधर बीरेन प्रधान को 39 ईयर्स। नेपाल के इतिहास में कहते हैं कि राजशाही परिवार के मैस्कर के बाद ये वो मर्डर केस था जिसने लोगों को एक तरह से झकझोर कर रख दिया था कि कोई टीचर इस तरीके से कुछ पैसों के लिए अपने ही जैसे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा सलूक, ऐसी दरिंदगी कर सकता है। लेकिन अफसोस ऐसा है। बाद में पता चला कि बीरेन प्रधान रहता तो था वहीं, लेकिन उसके राशन कार्ड और बाकी का जो एड्रेस था वो सब दार्जिलिंग का था, यानी वो एक भारतीय था। ऐसी चीज़ें करने से एक चीज़ और भी है कि हम किसी देश में जाकर दूसरे देश में जुर्म करते हैं तो अपने देश का नाम भी ख़राब होता है, क्योंकि उस देश के नाम पे फिर लोग बातें करते हैं। तो काश हम लोग ये सोचें कि अगर हम बाहर जाते हैं तो अपने देश की इज्जत बढ़ाने के लिए सिर्फ अच्छा काम करें, तो शायद ऐसे काम ना करें। तो ये थी कहानी आज।